जो मेंटल हेल्थ है वो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो ऐसे में जब आपको इस शुरू के सिम्टम्स दिखे तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? तनाव नाम है आरजुओं। आरजू मतलब आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं, आरजुओं की छलनी होने का मतलब योर ड्रीम्स आर शैटर्ड। क्यों बढ़ रहा है तनाव? क्या तनाव था नहीं पहले? तो तनाव तो तब से था जब से आदि मानव है। कई लोगों में मैजिकल थिंकिंग होती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा। 90% किताब कहती हैं बीमारियां तनाव, मेडिकल फिजिकल बीमारियां तनाव से होती हैं। और इसलिए डिप्रेशन के आंकड़े WHO के मुताबिक हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं। सिरलेख देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। हेल्थ इज वेल्थ हमारे शो में आपका स्वागत है। कज देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। और इसी टॉपिक पे आज हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हरवर्धन कौर बेदी। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करूंगी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू शिवानी। मैं दर्शकों को आपकी अचीवमेंट्स की, आपके एक्सपीरियंस की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मेरे लिए गिनाना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने ही मुँह से अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। थैंक यू। शायद आपको लग रहा हो कि मेरी एक्सपीरियंस की लिस्ट बहुत है, पर नहीं, मैं एक आम मनोचिकित्सक हूँ। आई एम अ नॉर्मल साइकेट्रिस्ट। पर मेरे लिए साइकेट्री, मनोचिकित्सक एक प्रोफेशन नहीं, एक जुनून है, पेशा नहीं है ये मेरा। और बहुत कम लोग होते हैं शायद ज़िंदगी में वो काम करते हैं वो जिनका उनका जुनून उसके साथ जुड़ा हो। तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने एक दिन भी अपनी ज़िंदगी में काम नहीं किया हो। और उससे ज़्यादा जुनून मुझे ये है कि मैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, यानी कि जो आम आदमी है उनको मानसिक रोगों के बारे में सही जानकारी दूँ। तो मैंने अपनी जो BS MD BJ मेडिकल कॉलेज पूना 1998 में की, MD साइकेट्री की मैंने। फिर मैंने फ़ौज ज्वाइन की, तकरीबन 22 साल फ़ौज में नौकरी करके फिर मैंने रिटायरमेंट ली। उसके बाद फिर मैं अभी विज़िटिंग कंसल्टेंट फोर्टिस मेडिकेयर 11 सेक्टर चंडीगढ़ में हूँ और धवन हॉस्पिटल सेक्टर 7 पंचकूला में हूँ। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं, किस चीज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है। क्या वो बीमारी है, क्या वो आलसीपना है, क्या वो मकरापना है, क्या वो उनकी जो विल पावर है उसमें कोई कमी है। तो ये सारी मिथ्याएं, ये सारा भ्रम, इसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो भेदभाव यानी स्टिग्मा पैदा करता है। अब किसी इंसान की हड्डी टूट जाए या हार्ट अटैक हो जाए, वो तो डॉक्टर के आसपास आके घूमेगा, हाथ पैर जोड़ेगा कि मुझे ठीक कर दो। पर अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी हो जाए तो पहले तो उसको समझाना, कि उसके घर वालों को समझाना, तो वहाँ से हमें शुरू करना पड़ता है। और खुद भी विश्वास, और पता भी नहीं होता लोगों की हाँ भी वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अगर ये मतलब सरल सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ का इलाज सही समय पे करेंगे, सही इंसान से करवाएंगे, तो उसका जो है असर अच्छा पड़ेगा। अब कई लोग, कई बाबे, कई झाड़-फूड़, ये 2-4 लाख खर्च करके, इतना समय बर्बाद करके, और फिर हमारे पास आते हैं जब उनको मतलब सारे दरवाजे टाइप बंद हो जाते हैं ना,
तो अगर आपको हार्ट अटैक है और आप उसके लिए सही समय पे नहीं आएंगे तो उसका जाहिर सी मतलब बात है कि उसका जो इलाज का आउटकम है आप उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आप सही समय पे आ जाते। जी। तो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, पूरी दवाई लेना, पूरा कोर्स कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। लक्षण जानना, तनाव के बीच और मानसिक बीमारियों के बीच जो अंतर है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल इलनेस की डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलाज हैं उनके बारे जानकारी, ये सब अगर हम नहीं बताएंगे लोगों तक तो लोग फिर भी पानी सिर के ऊपर होने से भी डूबने का अब अवस्था, मतलब कितना और लोग डूब सकते हैं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद तो तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपके साथ बहुत पेशेंट्स भी आते होंगे, तो किस तरह के आपके साथ पेशेंट आते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने बेसिकली जो आपको लगता है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखी गई है लोगों में? पूरी दुनिया में आंकड़े हैं बीमारियों के, भारत में भी उतने हैं, पर जहाँ तक कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है तो वो हम उस पर काफ़ी लो हैं, और इसलिए डिप्रेशन के आंकड़े WHO के मुताबिक हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं। घबराहट की बीमारियाँ बहुत हैं और नशा भी तबाह कर रहा है लोगों को। कि नशा और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये जब बच्चों में ये चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि आजकल जैसे गेम्स में बच्चे लगे रहते हैं, टेक्नोलॉजी में दिन रात फ़ोन पकड़े रखते हैं, उसकी वजह से भी क्या ये कारण हो सकता है कि ये लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं? हाँ, मतलब अब हमारी जो किताबें जैसे वो बदलती ही रहती है नई जानकारियों के साथ, तो मोबाइल एडिक्शन तो टेक्नो स्ट्रेस, ये तो एक आम बात हो गई है। और इसके साथ जो नया वो जुड़ गया है कि छोटे छोटे बच्चों के शोज़ आ गए हैं, मतलब जहाँ पे आपको अगर गाना आता है तो आप गाइए, उसे एंजॉय कीजिए। वो 5 साल 6 साल 15 साल के बच्चे compete कर रहे हैं, और जब वो हार जाते हैं तो हमें उन्हें सिखाना है कि ज़िंदगी जीने के लिए है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं है। जी। तो इन सब चीज़ों का बहुत बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों पे। कुछ चैनल अच्छे भी हैं, तो इसलिए ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि एक वो सेट करें कि आपने टेक्नोलॉजी पे कितना टाइम देना है और किन चैनल्स को आपने ब्लॉक करना है। जैसे भाग दौड़ भरी लाइफ हो गई है आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो इससे भी बच्चों में एक तरह की कह सकते हैं कि मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। सही बात है। अभी कल ही रात मुझे एक फ़ोन आया जिसमें एक इंसान ने कहा कि गलती तो मेरी ही है, हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो हमने मतलब 2 साल के बच्चे को 5-5 6-6 घंटे मोबाइल, मतलब वो क्या कर रहा होगा मोबाइल पे मैं तो नहीं समझ सकती, पर उसके बाद जब उनका घर सेट हो गया सारा तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा वो रहा ही नहीं, मतलब अब उनसे बात ही नहीं करता, उनको बुलाते हैं तो वो जवाब ही नहीं देता। तो ये बिहेवियरल, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टूटे हों, आपकी बिहेवियरल प्रॉब्लम, आपकी भावनात्मक प्रॉब्लम, ये भी तो प्रॉब्लम है जो कि आस्ते आस्ते अगर नहीं हमने इनके साथ जूझा, इनको सही समय पे हमने इनके साथ डील किया ऐसे बच्चों के साथ, तो ये जाके कहीं ना कहीं टूटेंगे। ओके, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप में भी कमी देखी जा सकती है कि हाँ, जैसे बच्चों को टाइम ना देना, उनके साथ कोई बात शेयर ना करना, एक दोस्ती जो माँ बाप और बच्चों के बीच में होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है। शिवानी, मेरा सोच ऐसा है कि अगर हम किसी पे दोष डालें ना तो उससे बात एक वो हो जाती है कि रापो, जिसे हम एक बोलते हैं मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, तो वो आप और हमारे बीच नहीं प्रॉब्लम है, आप और हम मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप भी फंसे हुए हैं इस भागदौड़ की दुनिया में। अब हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो भी टूट रहे हैं, तो जनरेशन गैप तो हर जनरेशन के साथ शायद आजकल अगर आप और मेरे किसी इंसान में 5 साल का भी अंतर है तो एक जनरेशन गैप ही बन रहा है। मतलब इतनी तेज़ी से दुनिया चल रही है, इतनी रफ्तार से चल रही है कि शायद मुझे लग रहा है कि कुदरत भी उस पेस पे नहीं जा पा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट तो हैं, पर अमेरिका में स्टडी की कि जितने हमारे पास ये टेक्नोलॉजी से बोलो, आप मिक्सी बोल लो, और भी आपकी यूज़ की चीज़ें जिससे आपका काम कम हो जाता है, पर इन द एंड ये सारी चीज़ों के आने के बावजूद भी हम साल में 1 महीना ज़्यादा काम कर रहे हैं। 24 घंटे हम अवेलेबल हैं, मोबाइल हमारे हाथ है, कोई कभी भी चाहे आपको काम दे सकता है। और मतलब पहले यह तो था कि घर गए और आप घर के कोई आपको आपका डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अब कहाँ घर है, कहाँ ऑफिस है, और ना ही हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं कि कोई और हो बच्चों को संभालने के लिए या बाकी चीज़ें देखने के लिए। तो इस सब से समाज पे एक नेगेटिव असर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूछें कि क्यों बढ़ रहा है तनाव, क्या तनाव था नहीं पहले? तो तनाव तो तब से था जब से आदि मानव है, पर वो डिफरेंट तनाव था। तब जंगली जानवर थे, हमको अपनी जान बचानी थी, तो बॉडी बहुत रिस्पॉन्ड करती थी उस समय। तो ये सालों तक हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रिस्पॉन्स है ना, तनाव आने पे बॉडी उस रिस्पॉन्स को सेट हो गई है। पर अब क्या हुआ है कि इस टाइप के तनाव नहीं है हमें कि कोई शेर आके खा जाएगा या हमको, हमारे तनाव अब बदल गए हैं, पर बॉडी का रिस्पॉन्स तो इतनी सालों से है कि वो सेट हो गया है। तो वो तनाव के कंपैरिजन में रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा होने से जो बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर हम स्वास्थ्य, जैसे आपने बोला कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हम स्वास्थ्य को देखें तो जो 4 चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य की को ना जिस पे निर्भर है, एक हमारे व्यक्तिगत स्वभाव जो है, एक हमारा समाज कैसा है, एक आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी है, और एक हमारी एनवायरमेंटल जो नेचर जैसे कुदरत। तो ये सारी चीज़ों में जो नेगेटिव बदलाव हैं ये एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। और चारों के चारों जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं, चाहे वो आपको हेल्थ को पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, वो नकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं। और इसलिए तनाव आज मिलेनियम प्लेग जो प्लेग की तरह एक नई महामारी, मतलब इस सदी की महामारी को उसे बोला गया है। तो बात करें जैसे भारत में और फॉरेन कंट्रीज़ में मुकाबले में क्या देखा जाता है कि या इंडिया में ज़्यादा ये सब तनाव की स्थिति या मेंटल इश्यूज देखे गए, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर इतना वर्कलोड नहीं है, पैसा ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहेंगे कि हमारी जो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो उस वजह से भी यहाँ पर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है या फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा? जो मानसिक बीमारियां हैं उनके जो आंकड़े हैं वो वर्ल्ड वाइड और सेम हैं। ओके। जहाँ तक तनाव की वो है, प्रश्न है, तो तनाव यहाँ अलग तरीके का है और वहाँ अलग तरीके का है। तो तरीका अलग है पर तनाव दोनों जगह है। तो वहाँ पे टेक्नो स्ट्रेस शायद ज़्यादा हो
और यहाँ पे हमारा जो दिनचर्या का जो है जी ज़िंदगी बिताना, जी उसका स्ट्रेस ज़्यादा हो। फिर वहाँ पे बच्चों को 10-11 साल तब तक वो बहुत अच्छा पालते हैं, पर उसके बाद बच्चा एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट काफ़ी देर तक मिल जाती है। तो अंतर हैं, तनाव के कारणों में अंतर हैं, जी। पर तनाव दोनों जगह है, सेम ही है लगभग। ओके। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो बेसिकली मेंटल इश्यूज है, मैं जो जितनी भी दिमागी बीमारियां हैं उसके क्या कुछ कारण होंगे? कभी फैमिली होती है, कभी पर्सनल इशू होता है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती है, जो बेसिकली क्रिएट करती है मेंटल इशूज, मेंटल प्रॉब्लम्स? ये प्रश्न का ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसका जवाब थोड़े अलग तरीके से देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं तनाव के कारण लिस्ट करती जाऊँ तो शायद उस कारण पे हमारे दर्शक और 50,000 कारण डाल सकते हैं। ओके। तो इनको बेसिकली किस मतलब मेंटल प्रॉब्लम को हाँ क्रिएट करने वाली ऐसी कौन कौन सी, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, तो दिमाग से जुड़ी इनको कोई- मैं आपका प्रश्न समझ गई। इनको मैं मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगी। जी। एक है बड़े बड़े हादसे हाँ जी। और एक है दिनचर्या में होने वाली छोटी छोटी तनाव के कारण। जी। अब बड़ा हादसा हो गया, किसी का मौत हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट में से पाँव कट गया, कुछ नुकसान हो गया, हेड इंजरी होगी, तो इसमें क्या है कि समाज इन बड़े हादसों को समझता है, वो आपको सपोर्ट देने आ जाता है। ये नहीं है कि आपका दुख उसमें कोई कम होता है, पर अगर भी आप टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग फिर भी समझ जाते हैं कि हाँ ये हादसा था तो ये इंसान टूट गया, तो उसमें इतना भेदभाव, इतना स्टिग्मा नहीं होता है। और ये दिनचर्या की बातें, जैसे आप काम की जगह गए तो आप सपोज कोई आदमी अपनी बीवी से लड़ के आया हो, या कोई बीवी मतलब आदमी औरत में झगड़ा हो, बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना कर रहा हो, आपको शक है वो बच्चा शायद नशा कर रहा है, बॉस से आपकी बनती नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें, मतलब अब आप किसको बताओ। जी। अब हम मंगल तक तो पहुंच गए हैं, पर ज़िंदगी में मंगल है कि नहीं इसकी तरफ किसी की ध्यान नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो ये छोटी मोटी बातें ना इतनी बढ़ जाती हैं कि ये किसी दिन टक करके आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती हैं। और उस समय लोग हैरान होते हैं, ये इंसान ये टूट गया, इसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब कोई ज़िंदगी में ऐसा इंसान मेरे नज़र में तो नहीं है जिसे प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और ये कहा गया है कि नानक दुखिया सब संसार। जी। तो ये जो दिनचर्या की बातें हैं ना, ये अगर आपकी फैमिली बॉन्डिंग प्रॉपर हो, आजकल जो है ना, पहले था कि शादी हो जाती थी और शादी मतलब हो गई तो निभाई जाती थी। आजकल है कि ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूरी हो कि आप शादी करो, लिव इन रिलेशनशिप भी हैं, और जितनी जल्दी शादी होती है उससे जल्दी शायद डाइवोर्स भी हो जाते हैं, टूट भी जाती है। सबसे कहा जाता है लोगों में सहन शक्ति भी बहुत कम हो गई है। जी। कम हो गई है, ट्रस्ट भी आजकल बिल्ड इजीली नहीं हो पा रहा। जी। जैसे शेयरिंग भी कर पाते हैं नहीं लोग, अपनी पाते, बातें, हाँ। फीलिंग शेयर नहीं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। अब हस्बैंड की सपोज ड्यूटी नाइट की है, वाइफ की सुबह की है, तो मतलब वो शायद सैटरडे संडे को ही मिलते हैं और उसमें भी कुछ काम दिया जाता है। जी। कितने मतलब कितने कपल्स ऐसे हैं जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि फिर वाइफ को ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो एक बॉन्डिंग जो बच्चे की आपके साथ आ जाती है वो भी नहीं है, जिसे हम डबल इनकम नो किड्स जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम अपने घर में जब एक लड़की की परवरिश होती है
तो हम उसे बताते हैं कि तूने पढ़ना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, किसी से आपने किसी से आपने अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। बिल्कुल। पर वही शिक्षा हम अपने लड़के को नहीं देते। लड़के को हम ज़्यादातर वैसे ही पाल रहे हैं जैसे पुराने ज़माने में पल रहा था। और जब दोनों का मैरिज होती है तो लड़की की कुछ थिंकिंग अलग होती है, लड़के की अलग होती है, और एज इन लॉज आपकी अलग होती है, और बॉयज़ के साइड की और गर्ल्स के साइड की। तो ये भी अगर हमें अपने बच्चों को पालना है तो दोनों लड़के लड़कियों दोनों को एक समान शिक्षा देनी है, एक समान के संस्कार देने हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर सकें और समझ सकें। बात करें, क्योंकि जैसे अब हमने बात करें मेंटल इश्यूज़ की, ये ज़्यादातर शहरों में, बड़ी सिटीज़ में ही देखे गए हैं। जो विलेजेस जैसे एरिया है वहाँ पर ये चीज़ कम है, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। जितना नशा शायद हमारे विलेजेस में है, तो और नशे के साथ हम सोचते हैं कि नशा शायद डिप्रेशन कम करता है। तो नशा इनफैक्ट डिप्रेशन का और आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है। पर वहाँ जानकारी कम है और वहाँ शायद अस्पताल भी नहीं है, तो उन्हें इलाज भी नहीं ठीक से मिल सकता है। फिर वहाँ पढ़ाई इतनी नहीं है, तो एक कहते हैं ना, एक मनोस्थिति बदलाव की, टू चेंज, टू एक्सेप्ट, जानकारी लेके कुछ बदलाव लाने की जो आपकी मन की इच्छा होती है, तो एक रिजिडिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ होगी वहाँ पे ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उससे हमें गांव के बारे में आंकड़े नहीं पता चलते हैं। पर अब कोविड में अगर ये आपका भाषण गांव तक जाए और जानकारी उन्हें मिले, तो ये भी उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल तो सबके हाथ में आ गया है। तो टेली कंसल्टेशन भी हो रही हैं, तो उनको सिर्फ डॉक्टर्स फॉर डिप्रेशन या शराब ऐसे डालेंगे तो नाम आ जाएंगे, और टेली कंसल्टेशन पे भी वो आज इलाज ले सकते हैं। जो टेली कंसल्टेशन होगी, या फिर हम बात कर रहे थे, अभी एजुकेशन चल रही थी कोविड टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस, तो देखा जाए तो इससे भी मतलब बच्चों पे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो इसका भी कोई सोल्यूशन है? क्योंकि ये अक्सर हमसे पूछा भी जाता है कि एजुकेशन तो मिल रही है, बट सारा दिन बच्चा फ़ोन में, आंखें भी ख़राब हो रही है और दिमाग पे भी बर्डन पड़ता है, तो इससे कैसे डील किया जाए? क्योंकि अभी देखिए कुछ क्लासेस है, जैसे कि अभी एक थिएटर क्लासेस, कुछ मेरी बात हो रही थी, तो थिएटर क्लास, क्योंकि ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। एक्टिंग क्लासेस होगी, थिएटर क्लासेस होगी, डांस क्लासेस होगी, ये ऑनलाइन चीज़ें सीखने की है ही नहीं। तो ऐसे चीज़ें हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि ना हम मेंटली विकसित हो पा रहे हैं, ना फिजिकली। अब ये सिचुएशन कोविड को मैं एक्चुअली ये सिचुएशन ना जो कोविड की है, ये परिस्थिति एबनॉर्मल है जी। ये परिस्थिति एबनॉर्मल है और हमारे रिएक्शंस एक्चुअली नॉर्मल हैं। हालांकि ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, तो फिर भी हमें इनसे जूझना है। और मैं इस पे एक अलग मतलब इस मुद्दे पे तो मतलब मैं ज़रूर अलग तौर पे बात करना चाहूँगी। तो अब ये न्यू नॉर्मल बन गया है। तो ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट, एक ही चीज़ ज़िंदगी में कांस्टेंट है, वो है चेंज। तो अब जब चेंज हमारे लिटरली एक, जैसे कहते हैं ना, फेरी टेल तो नहीं है, कह दो कि एक सपना, आप रात को सुबह उठे, दुनिया वो थी ही नहीं, हमें चांस ही नहीं मिला कि हम उसके साथ एडजस्ट कर पाएँ। तो ये जो हैं चंद चीज़ें, इनके साथ एडजस्ट करने में हमें टाइम लगेगा। तो ये माँ बाप को, ये टीचर्स को, ये बच्चों, सबको समझना है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी चलेगी। हमें आस्ते आस्ते इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना है। अगर हम फास्ट चेंज चाहें तो वो होने वाला नहीं है।
तो वी हैव टू रिमेंबर कि ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, ये लंबी दौड़ है। तो उसी के मुताबिक हमको चेंजेस लाने हैं। एंड कई लोगों ने, अगर आप देखो कि हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव है, कई लोगों ने जो ये अपनी स्किल्स बढ़ाई हैं इस समय, कई चीज़ों में रुचियाँ जो हम ऑनलाइन क्लासेस से कुछ फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो ये समय है अपनी स्किल्स बढ़ाने का। जैसे हमने इस्तेमाल किया आपदा को, हाँ, अवसर की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, उसका तो ये कहाँ होता था पहले, हम लोग नहीं करते थे ये सब। तो जो हमें स्किल इस्तेमाल हमारे पॉजिटिवली, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, अब तो दो तीन साल निकल रहे हैं, तो जो स्किल्स हैं अब तक जिसको उन स्किल्स का फ़ायदा लेना है, बैठ के सोचना है मेरी ज़िंदगी का एम क्या है और मैं कौन सी स्किल से मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो ये कार्य बच्चों और माँ बाप को बैठ के करना है। टीचर्स से भी डिस्कस करिए, उन्होंने भी तो कभी ऐसे क्लासेस ली नहीं थी। तो मेरे पास बच्चे आए तो मेरे पास टीचर भी आए। कई बच्चे सो जाते हैं, कई बच्चे स्विच ऑफ कर देते हैं, कुछ उनको तो कई चीज़ें, बच्चे पैर ऊपर करके बैठ रहे हैं। मतलब बहुत बदलाव आए जो कि सबके लिए मुसीबत लाए, सबके लिए बदलाव लाए। तो आस्ते आस्ते ये चीज़ें जाएंगी, जा भी रही हैं अभी, और जो नहीं जाएंगी वो हमें परमानेंट, हमारे को उसका अपना नज़रिया, मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी पे ही, जो इंसान जितना फ्लेक्सिबल होगा अपने समय के अनुसार, वो अपनी व्यवहार में, दिनचर्या में बदलाव लाएगा, वो ही जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन में कहा था, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बेसिकली सर्वाइवल ऑफ फ्लेक्सिबल, मोस्ट फ्लेक्सिबल इंसान ही है। ओके, तो मैम हमारे पास एक सवाल आया है, तजिंदर है हमारे साथ पंजाब बरीटा से। उनका सवाल है कि फोबिया है उन्हें, अच्छा, ठीक है, जिस वजह से उन्हें बेसिकली तो फोबिया है, वो उनको डर है कि जैसे कि गंदगी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इशू उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ है कि वो भी हल्की सी भी धूल उनसे बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से उनका जो एक बिगड़ रहा है संतुलन, रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, तो इससे वो कैसे डील करे, उनका सवाल है। अच्छा, पहले तो शिवानी, ये फोबिया नहीं, इसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, इसमें होता ये है कि आपकी इच्छा के, आप जानते हैं कि जो मैं सफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि शायद इनमें ये जेनेटिक्स है, सारी फैमिली में है, हो सकता है फैमिली के कुछ मेंबर्स में किस टाइप की ऑब्सेशन होगी, दूसरे मेंबर्स में किसी टाइप की ऑब्सेशन होगी। तो ये इच्छा के विरुद्ध हमारे दिमाग में विचार आते हैं और इन विचारों से हमें बहुत घबराहट होती है। इसमें साथ में होती है, कई लोगों में मैजिकल थिंकिंग होती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो ना चाहते हुए भी, जानते हुए कि भी ये सेंसलेस है, उनको ये कार्य मजबूर होके करना पड़ता है, और तब तक करना पड़ता है जब तक उनको तसल्ली ना हो। और इसका इलाज है, और ओसीडी के केस, मैंने खासकर ओसीडी के केस में बहुत बढ़ाव देखा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या ओसीडी बीमारी रहेगी, जिस तरह से हमें सैनिटाइज करने को बोल रहे हैं। क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे मिलने आए तो उठा के उसे प्यार करना चाहते थे, तो उसने कहा नहीं, पहले जाइए हाथ धो के आइए और तब मुझे छूइए। तो ये एक चेंज अपने आप में हो गया। पर ओसीडी में तो मतलब घंटों तक, मतलब इंसान हताश हो जाता है, थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और बाद में उसको ना इन सब चीज़ों से डिप्रेशन भी होने लग जाती है। कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये ज़्यादा है, ये ठीक नहीं है, पर रोक नहीं पाता। और इसकी इलाज है, इसके इलाज दोनों, मतलब एटलीस्ट मैं
एक होलिस्टिक वे में इलाज करती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि दवाई दे दी, थेरेपीज़ भी हैं। तो जब थेरेपी के लायक होगा तो हम थेरेपी में डालेंगे, पहले दवाइयों से। बेसिकली ना सब चीज़ जो हैं, अगर मुन्ना भाई MBBS आई थिंक सब ने देखी होगी, तो केमिकल लोचा ही है। तो ये जो केमिकल लोचा है, इससे कुछ ना कुछ जहाँ पे ये हो रहा है, जिस ब्रेन के स्ट्रक्चर में हो रहा है, उससे आपके जो है व्यवहार में फ़र्क आता है। ओके, तो जैसे अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस किया, तो आपको लगता है इसका क्या मतलब, इसको दवाइयों की ज़रूरत है इन्हें या फिर कोई थेरेपी की ज़रूरत? नहीं, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि इनकी प्रॉब्लम आज से नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये था कि थोड़ा हो गया था लोगों को सफाई को लेकर कुछ जागरूकता आ गई थी, बट इनकी प्रॉब्लम है ये पहले से हो। हाँ जी। तो इनको दोनों चीज़ें चाहिए जी, क्योंकि घबराहट इनकी इतने लंबे उसमें इतनी ज़्यादा होगी कि जब आप ना किसी को काउंसलिंग देने, किसी को थेरेपी देने, ये भी एक रॉन्ग कंसेप्शन है। आप उसको थेरेपी लेने को, काउंसलिंग करने को आपको काबिल होना चाहिए कि मैं आपको काउंसलिंग दूँ या थेरेपी दूँ। तो जब आपकी घबराहट, आपकी उदासी, आपका चिड़चिड़ापन, आपने भी तो मुझे सुनना है, मुझको समझना है और रिएक्ट करना है। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, कुछ टास्क दूंगी। तो पहले हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं और फिर जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं कि आपका घबराहट कंट्रोल होगी, आपकी उदासी एक लेवल तक कंट्रोल हो गई, फिर हम थेरेपी शुरू करते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जी, तो बात करें अगर हम फोबिया की, तो वो किस तरह से मेंटल इश्यूज को कनेक्ट करता है या क्रिएट करता है बेसिकली? अच्छा, ये तो थी जो मैंने बताया OCD थी। हाँ जी, ये फोबिया नहीं है जी। फोबिया है कि एक एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फियर किसी वस्तु या व्यक्ति से, जैसे कोई कुत्ता हो ले लो, या स्विमिंग से लोगों को बहुत होता है। रेलगाड़ी रिवर के ऊपर से जाती है तो भी लोगों को बहुत डर लगता है। वो इंसान को मालूम होता है कि ये मेरा डर है, जो ये बेबुनियाद है, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो उसे, हाँ, इसकी भी ट्रीटमेंट है, इसकी भी ट्रीटमेंट में दवाई भी है और इसकी ट्रीटमेंट में थेरेपी भी है। ओके, तो मतलब इसका मतलब पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये क्योर हो सकता है? हाँ, अब क्योर अगर मैं आपको बोलूँ, दो चीज़ें हैं, एक है कंट्रोल और एक है क्योर। जैसे अब BP या शक्कर की बीमारी है जी, तो हम दवाई लेंगे तो वो, और कुछ परहेज करेंगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। वैसे ही हमारी ज़्यादातर बीमारियां वैसे ही हैं। मतलब आप बोलो कि बुखार आया, बुखार की दवाई ले ली और फिर आपका बुखार निकल गया, ख़त्म हो गया, जड़ से ही चला गया, वैसे नहीं होती। ज़्यादातर ये साइक्लिक होती हैं और जब तनाव आता है तो फिर रिलैप्स होता है। इसलिए डॉक्टर के कांटेक्ट में रहने से, और इसलिए पहला जो था, मैं पूरा जो जानकारी देने चाहती थी वो तनाव पर थी, क्योंकि हर चीज़ की जो जड़ है वो तनाव ही है। चाहे इधर मैं डालना चाहूँगी, चाहे आपकी शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, सबका जो चक्कर जहाँ से शुरू होता है वो है तनाव। इसको हम कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप। तो अब आप और मैं रोज़ धक्के खा रहे, बाहर जाते हैं, क्यों? पेट पालने के लिए। पर ये जो कुदरत, भगवान, शक्ति, जिस नाम से भी आप इसको मानते हैं, जो कि ये संसार को इतने सालों से चला रहा है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि यहाँ पे दिमाग रखा और यहाँ पे पेट? बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है ना आपकी। यहीं से तो सारी नसें निकल के आपके शरीर के हर पार्ट को कंट्रोल कर रही हैं। तो जब तनाव, आपका जो तनाव के हार्मोन्स हैं और एक हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो अगर आपको तनाव से मुक्ति चाहिए तो आपको हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने पड़ेंगे, और आपको अगर तनाव हो रहा है
तो आपके टॉक्सिक हार्मोन्स निकल रहे हैं। अब आप टूटेंगे कहाँ? टूटेंगे वहाँ जहाँ आपकी पैदाइशी जन्मांतरक जो जेनेटिक्स है ना, वनरेबिलिटी, कमज़ोरी है। तो अगर आपको बीपी की जेनेटिक लोडिंग है तो आप टूटेंगे, आपका बीपी होगा, पर वो हो रहा है तनाव से। तो जिसको हार्ट अटैक हुआ, डायबिटीज़ हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, वो तो सबको बताते जाएंगे कि भी मेरे को ये बीमारी है। जो बेचारा डिप्रेशन से ग्रसित है वो छुपता रहेगा। पर शुरुआत तो तनाव से ही हो रही है ना। हमें इसी पे आ रही थी क्योंकि एक सवाल है, राखी है हमारे से दिल्ली से, उनका ये सवाल है, उनका कहना है कि जब वो स्ट्रेस में आती है तो उनके पेट में दर्द होता है। हाँ, आपको मतलब ये जानकारी जान के बहुत अजीब लगेगा कि जो दिमाग में न्यूरॉन सेल्स होते हैं, हम उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स तो दिमाग में हैं और सेकंड नंबर के न्यूरॉन्स जो से वो गट में होते हैं, आपके जीआईटी, आपके स्टमक की सारे। तो आपके वीक पॉइंट अगर स्टमक है तो सेकंड आपका ब्रेन बॉडी का स्टमक, ये जीआईटी सिस्टम है। तो वो अगर आपका वीक है तो आपको एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये सारा माइंड बॉडी रिलेशनशिप में है। तो आप देखिए कि आप अगर डॉक्टर के पास बीपी के लिए जाएंगे तो वो आपको नमक कम करने को बोलेगा, वॉकिंग करने को बोलेगा, मेडिटेशन, मतलब ये सारी जो तनाव से कम करते हैं वो सारी चीज़ें करने को बोलेगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, 90% किताब कहती हैं बीमारियां तनाव, मेडिकल फिजिकल बीमारियां तनाव से होती हैं। 10% कौन सी नहीं होती मुझे नहीं पता है। मेरे हिसाब से सब बीमारियों में तनाव का एक कारण, महत्वपूर्ण उसका कारण है जिससे आप बीमार हुए हैं। जो मेंटल हेल्थ है वो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो ऐसे में जब आपको इस शुरू के सिम्टम्स दिखे तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? तो मतलब क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? क्या शुरुआती लक्षण होते हैं कि आप किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? शिवानी, इसमें तो हमें हर मेंटल इलनेस के बारे अलग सिम्टम्स होते हैं और तनाव के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो तनाव के लक्षण जो हैं, तनाव हम जैसे देख सकते हैं किसी के चेहरे पे घबराहट, कोई नाखून काट रहा है, किसी के पसीने छूट रहे हैं, कोई बार बार ना लिप लिकिंग कर रहा है और किसी को ऐसे टिक्स आ रही हैं ना, उसके मसल्स घबराहट से पुल हो रहे हैं, आंखें शायद बहुत बड़ी बड़ी हो गई हों, डर दिख सकता है। ये बहुत माइनर से ये इसको बहुत गौर करने वाली चीज़ है ये। हाँ, ये फैमिली मेम्बर्स, यूजली फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास तो जैसे हम आपको जानकारी दे सकते हैं और उस जानकारी का उपयोग आप करेंगे। तो ये जो माइन्यूटली चीज़ें हैं तो घर वाले, फ्रेंड्स, ये लोग ही देखेंगे ना। और स्कूल में भी अच्छा है कि ज़्यादातर स्कूल में काउंसलर्स हो गए हैं, तो वो भी बच्चों को जान सकते हैं कि इस बच्चे में बदलाव आ रहा है, तनाव के सिम्टम्स आ रहे हैं। तनाव को हम सुन सकते हैं, कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है, कोई गाली दे रहा है, ज़ोर से जाते हुए दरवाज़ा बैंग करके चला गया, अपना गुस्सा दिखा रहा है, या फ़ोन ठप करके बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम तनाव को सुन भी सकते हैं, हम तनाव को महसूस कर सकते हैं। कोई इंसान अकेला रहना चाहता है, किसी से बात ही नहीं करना चाहता है, कोई आए तो कमरे से बाहर चला जाता है, या फिर उसके आंखों से आंसू ही निकलते रहते हैं। तो तनाव को हम इस तरीके से, जड़ तो तनाव से है। अब आप टूटेंगे कहाँ अगर हम इस तनाव का कंट्रोल नहीं करें? आप टूटेंगे कहाँ? वो तो आपकी जेनेटिक वनरेबिलिटी है, आपकी शरीर के अंदर जो कमी है। हो सकता है आप मानसिक नहीं शारीरिक रूप में टूट जाएं। और अगर आप मानसिक बीमारियों में टूट जाएं तो फिर तो हर बीमारी के अपने अलग लक्षण होते हैं। पर तनाव के बारे अगर समझना है, बहुत मतलब
एक शायर ने बहुत ही सुंदरता से इसको समझाया है कि तनाव नाम है, तनाव नाम है आरजुओं। आरजू मतलब आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं, आरजुओं की छलनी होने का मतलब योर ड्रीम्स आर शैटर्ड। आपकी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल टूट गई हैं। तो तनाव नाम है आरजुओं के छलनी होने का, जहाँ दर्द परेशान होता है, दर्द को भी परेशानी हो रही है निकलने के लिए। इतने टॉक्सिक हार्मोन आपके शरीर के अंदर हो गए हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम तनाव इस शेर से आज तनाव के बारे में अगर लोगों को जानकारी मिल जाए और महसूस करने लगे, देखने लगे, सुनने लगे, घर वाले, फ्रेंड्स, टीचर्स, तो एक वातावरण बन जाएगा जहाँ पे हम एक स्ट्रेस को जानने लगेंगे और उसकी तरफ कदम लेने लगेंगे। और वो क्या कदम है वो मैं आपको बाद में बता सकती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है तनाव की जानकारी और ये जानना कि तनाव से दोनों शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और इलाज है। जी, तो आज होपफुली हमने मेंटल इश्यूज़ पे जो भी हमें बात करनी थी, होपफुली वो टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी और आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिरलेख। धन्यवाद।